वेलकम बैक टू इसके स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 5 मनी करवाऊँगा। इससे पहले मैंने पार्ट 1 वीडियो प्लेलिस्ट में डाल दिया है। आप वो वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर वो वीडियो आप देखते हैं तो ये वीडियो भी आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुद्रा पूर्ति का डेफिनेशन क्या है? मुद्रा पूर्ति क्या है? मुद्रा पूर्ति एक स्टॉक अवधारणा है। स्टॉक अवधारणा यानी कि फिक्स टाइम पे होता है। किसी भी कार्य को फिक्स टाइम पे करते हैं या फिक्स टाइम पे होता है तो उसे हम स्टॉक अवधारणा कहते हैं। स्टॉक अवधारणा से अभिप्राय एक निश्चित समय बिंदु पर यानी फिक्स टाइम पर लोगों के पास कुल मुद्रा से है। इसमें वाणिज्य बैंकों के पास मुद्रा एवं रिजर्व बैंकों के पास उपलब्ध मुद्रा को शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि मुद्रा पूर्ति एक स्टॉक अवधारणा है और बैंकों के पास प्राप्त मुद्रा बढ़ती एवं घटती रहती है। अतः इसे मुद्रा के पूर्ति में शामिल नहीं किया जाएगा। मुद्रा पूर्ति क्या है? मुद्रा पूर्ति है जिसमें एक निश्चित यानी कि मुद्रा पूर्ति को एक निश्चित समय बिंदु पर मापा जाता है। इसमें जनता के पास जो जमा है ना, जैसे जनता आप हो गए, हम हो गए जो बैंक में पैसे जमा करवाते हैं, वो एक तरह से मांग जमाओं का भाग है, ठीक है। लेकिन आरबीआई के पास जो जमा है एवं वाणिज्य बैंक के पास जो जमा है ना, उनको हम मुद्रा पूर्ति के अंदर शामिल नहीं करते हैं। यही कहा जा रहा है इसमें बस। भारत में मुद्रा पूर्तिकर्ता कौन है? यानी कि भारत में मुद्रा का उत्पादक कौन कौन करते हैं, देखते हैं। भारत में मुद्रा का पूर्तिकर्ता एक तो है देश की सरकार। देश की सरकार के अंदर वित्त मंत्री जो 1 रुपये के नोट 1 रुपये के सिक्के बनाती है, ठीक है। और दूसरा आरबीआई जिन्हें हम सेंट्रल बैंक के नाम से जानते हैं। तीसरा हो गया वाणिज्य बैंक जिन्हें हम कॉमर्शियल बैंक कहते हैं। वाणिज्य बैंक जैसे यूनियन बैंक हो गया, स्टेट बैंक हो गया, etc। चलिए इन सब का डेफिनेशन देखते हैं विस्तार से। देश की सरकार के अंदर आप ये समझा सकते हैं कि वित्त मंत्रालय द्वारा 1 रुपये के नोट एवं 1 रुपये के सिक्के बनाए जाते हैं, तो एक मुद्रा पूर्तिकर्ता के रूप में जाना जाता है। यानी कि मुद्रा पूर्तिकर्ता के घटक के रूप में इनको जानते हैं। आरबीआई 1 रुपये के नोट एवं 1 रुपये के सिक्कों को छोड़कर सभी प्रकार के नोट एवं सिक्के बनाती है, जिन्हें हम सेंट्रल बैंक के रूप में जानते हैं। वाणिज्य बैंक कैसे मुद्रा पूर्तिकर्ता होता है? ना तो वो नोट छापती है, ना तो सिक्के छापती है। फिर वो कैसे मुद्रा पूर्ति करती है? वाणिज्य बैंक मुद्रा पूर्ति कैसे करती है? जैसे हम हो गए और आप हो गए, अन्य जनताएं हो गया, ये सभी ना बैंकों के पास मुद्रा जमा करते हैं। बैंकों के पास मुद्रा जमा करते हैं जिससे दूसरे व्यक्ति को उस मुद्रा से ब्याज देते हैं। उस ब्याज के द्वारा बैंक कमाई करती है, ठीक है। बैंक कमाई करती है ब्याज के द्वारा। और फिर जो जमा करता कस्टमर बैंक में जाता है, अपने जमा राशि को मांगता है, तो बैंक उसे या तो चेक के रूप में प्रोवाइड देती है, या तो फिर उसे नकदी के रूप में यानी कि कैश के रूप में उसे देती है। तो इस रूप में वाणिज्य बैंक ना मुद्रा पूर्तिकर्ता का रूप में कार्य करती है। जैसे आप बैंक में पैसे जमा करवा दिए, फिर आप अगर निकालने जाएंगे तो आपको या तो कैश के रूप में या तो चेक के रूप में मांगने पर, अगर आप बैंकों से मांगेंगे तो मांगने पर दिया जाएगा। इसी को हम वाणिज्य बैंक के मुद्रा पूर्तिकर्ता के रूप में जानते हैं। मुद्रा पूर्ति के माप कौन कौन से हैं? मुद्रा पूर्ति के 4 माप हैं, M1, M2, M3, M4। ये सभी 4 माप हैं, लेकिन हम इनको चारों को नहीं पढ़ेंगे इस चैप्टर में। हम सिर्फ हमारे टॉपिक में सिर्फ M1 का ही वर्णन किया हुआ है, इसलिए हम M1 को एलेबोरेट करेंगे, विस्तार से समझेंगे। M1 क्या है? M1 के अंदर कौन कौन से घटक शामिल किया जाता है? जनता के पास करेंसी, C मांग जमा है, डिमांड डिपॉजिट,
रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं, यानी कि जनता के पास करेंसी सी प्लस मांग जमाएं डी प्लस रिजर्व बैंकों के पास अन्य जमाएं डी। अब जनता के पास करेंसी का मतलब क्या होता है? जनता के पास करेंसी यानी कि जनता के पास प्राप्त मुद्रा से जो सिक्के एवं नोट कागजी मुद्रा के रूप में प्राप्त होता है। यानी आप हैं, हम हैं, अन्य व्यक्ति है, आपके पास, मेरे पास, अन्य व्यक्ति के पास मुद्रा जो होता है ना, सिक्के के रूप में या तो नोट के रूप में, वही जनता का करेंसी कहलाता है। अब देखिए आगे मांग जमाएं क्या होता है। इससे तात्पर्य है कि जनता के द्वारा वाणिज्यिक बैंकों में जमा किया गया मुद्रा से है, जो वाणिज्यिक बैंकों से कभी भी इन जमाओं को चेक या तो नकदी के रूप में ग्राहक निकाल सकते हैं। मांग जमा क्या होता है? जैसे आपके अकाउंट होंगे, यानी आप एक स्टूडेंट होंगे, तभी भी स्कूल की तरफ से अकाउंट खुला होगा, उस अकाउंट में आपने पैसे जमा किया होगा। आप जब भी जाएंगे तो आप निकालने के लिए बैंक से मांगेंगे पैसे, तो आपको बैंक दे देगा, बैंक तुरंत ही दे देगा, या तो चेक के रूप में दे देगा या तो कैश के रूप में। कैश के रूप में देगा क्योंकि आप स्टूडेंट है, कैश के रूप में दे देगा। ठीक है, ठीक है। और बैंक से मांगने पर आपको जो मुद्रा दे दिया जाएगा उसी को ही हम मांग जमा कहते हैं। यानी कि जनता के द्वारा वाणिज्यिक बैंकों के अंदर जमा किया गया मुद्रा एवं उस मुद्रा को वाणिज्य बैंकों के द्वारा मांगने पर जब वाणिज्य बैंक मुद्रा दे देती है ग्राहकों को द्वारा मांगने पर उस मुद्रा को वाणिज्य बैंक जब देती है तो उसे हम मांग जमाई मुद्रा कहते हैं। मांग जमाई के रूप में उसे जानते हैं, डिमांड डिपॉजिट। ठीक है। मांग जमाओं के दो घटक हमने पढ़ लिया। एक तो हमने पढ़ा जनता के पास करेंसी, दूसरा पढ़ा मांग जमा, और तीसरा हम पढ़ेंगे रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा। अन्य जमा में कौन कौन से घटक शामिल किया जाता है? देश की सरकार एवं वाणिज्य बैंकों की जमाओं को छोड़कर, यानी कि देश की सरकार यानी कि वित्त मंत्रालय, और वाणिज्य बैंकों की जमाएं जिनमें हम पैसे जमा करते हैं, वाणिज्य बैंक, कॉमर्शियल बैंक, उनके जमा को छोड़कर, और वित्त मंत्रालय के जमाओं को छोड़कर, देश की सरकार के रूप में वित्त मंत्रालय को जाना जाता है, उनकी जमाओं को छोड़कर आरबीआई के पास घरेलू तथा विदेशी संस्था की जमा मुद्रा को शामिल किया जाता है। घरेलू संस्था जैसे हो गया नाबार्ड, ठीक है, घरेलू संस्था है जिन्हें हम नाबार्ड के रूप में जानते हैं। और वित्तीय संस्था आप ले लें एक तरह से तो वर्ल्ड बैंक हो गया, और क्या हो गया IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। उनकी जमाओं को आरबीआई के पास, उनकी जमा आरबीआई के पास होती है, उन्हीं को हम अन्य जमाओं के रूप में, अदर डिपॉजिट के रूप में शामिल करते हैं। जैसे देखिए अन्य जमाओं में शामिल कौन कौन से घटक होता है? आरबीआई के पास सार्वजनिक वित्तीय संस्था नाबार्ड का फुल फॉर्म याद रखिएगा, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है, ग्रामीण के अंदर ये नाबार्ड बैंक के रूप में कार्य करती है। इसकी जमाएं शामिल की जाती है आरबीआई के पास। एवं आरबीआई के पास विदेशी केंद्रीय बैंक एवं विदेशी सरकार की मांग जमाएं शामिल की जाती है। और तीसरा जो हो गया हमारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था वर्ल्ड बैंक और IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जमाएं, इन तीनों की जमाओं को आरबीआई के पास रखी जाती है। जब ये तीनों संस्थाएं अपनी जमाएं मांगते हैं तो आरबीआई उसे देती है। इन्हीं तीनों के जमाओं को अन्य जमा में, अदर डिपॉजिट में शामिल किया जाता है। अगर मेरे द्वारा इस प्रकार का कंटेंट आपको पसंद आता है, इससे थोड़ा सा भी हेल्प मिलता है तो आप SKB स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।